हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 से स्टार्ट करेंगे। अर्थव्यवस्था हम लोग देख रहे थे, इसका दूसरा पार्ट है ये विश्व निवेश रिपोर्ट 2020। देखते हैं किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये अंकटाड यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस एंड डेवलपमेंट द्वारा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 जारी किया गया है और यह विश्व निवेश रिपोर्ट का यह 30वां संस्करण है। ठीक है, 2020 का जो है विश्व निवेश रिपोर्ट है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है, ये 30वां संस्करण था। अब देखिए मेन जो है इसका सब्जेक्ट क्या है, ये है इंटरनेशनल प्रोडक्शन बियॉन्ड पैंडेमिक। ठीक है, इंटरनेशनल प्रोडक्शन बियॉन्ड पैंडेमिक। तो 2009 में जो शीर्ष एफडीआई वाली कंट्रीज हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट हमारा है यूएसए। ठीक है, अमेरिका यूएसए जो है वो 246 बिलियन डॉलर के साथ फर्स्ट पे है। चीन हमारा 141 के साथ सेकंड पे है। सिंगापुर है 92 बिलियन डॉलर। फिर है नीदरलैंड 84 और फिर आयरलैंड 78 बिलियन डॉलर। ध्यान से देख लीजिएगा, 246 अमेरिका, 246 बिलियन डॉलर अमेरिका, और उसके बाद दूसरे है नंबर पे चीन पे है 141 और सिंगापुर है 92 बिलियन डॉलर, नीदरलैंड है 84 बिलियन डॉलर और फिर आयरलैंड है 78। ठीक है, तो पहले नंबर पे यूएसए है, दूसरे पे चीन, तीसरे पे सिंगापुर। यूएसए, चीन, सिंगापुर, नीदरलैंड और आयरलैंड। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि पहले पे यूएसए, दूसरे पे चीन और तीसरे पे सिंगापुर। ठीक है, यूएसए, चाइना एंड सिंगापुर। भारत की क्या स्थिति है, तो भारत जो है इसमें 9वां स्थान भारत को प्राप्त है। ठीक है, 2019 में जो एफडीआई का अंतर प्रवाह है वो 51 बिलियन डॉलर रहा। 51 बिलियन डॉलर रहा। अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत 2019 में 51 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल कर चुका है और उसके साथ दुनिया भर में वो 9वें स्थान पे रहा है। मतलब एफडीआई जो है, इनफ्लो जो इंडिया में हुआ है, एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो बाहर के लोग इंडिया में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो जो है वो 51 अरब डॉलर रहा है और इसके साथ इंडिया को 9th रैंक मिली है एफडीआई में। जो सबसे ज़्यादा एफडीआई आकर्षित कर रहे हैं वो उसमें इंडिया 9वें नंबर पे है। ठीक है, अब देखिए इसके पिछले साल 2018 में भारत को 42 अरब डॉलर का एफडीआई प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो 18 में 42 था और फिर अभी 51 हो गया 2019 में। एफडीआई पाने वाले शीर्ष 20 देशों में 12वें नंबर पर जो है हमारा भारत था 18 में और अभी 9वें नंबर पे है। विकासशील एशिया क्षेत्र में भारत सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त करने वाले 5 देशों में शामिल रहा। ठीक है, तो जो डेवलपिंग एशिया है हमारा, उसमें जो है सबसे ज़्यादा जो एफडीआई शामिल जो है मिली है, उसमें से जो है 5 देशों में जो है भारत भी है। अब देखिए 2020 में दुनिया भर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 40% तक की गिरावट आने का अनुमान है, क्योंकि ये जो है पेंडेमिक है उसकी वजह से जो है अब लोग ज़्यादा निवेश नहीं कर रहे हैं और इवन 40% जो है डिक्रीज देखा जाएगा एफडीआई में, और ये बहुत बड़ी गिरावट है। यह गिरावट 2019 में हुए 1540 अरब डॉलर के प्रवाह के मुकाबले आ सकती है। अब क्या होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई एक समूह या किसी एक देश के व्यवसाय या निगम में स्थायी हितों को स्थापित करने के इरादे से किया गया निवेश होता है। ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आर्थिक विकास का एक प्रमुख वाहक होता है। ठीक है, देश में आर्थिक विकास के लिए गैर ऋण वित्त का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, मतलब आपको ऋण नहीं लेना पड़ रहा है, आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट आ रही है ऑलरेडी। कुछ कंपनीज, कुछ जो है ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ जो है कंट्रीज दूसरे कंट्री में अपने स्वयं के जो है बेनिफिट के लिए दूसरे कंट्री में जो है एफडीआई इन्वेस्टमेंट करती हैं। ठीक है, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड। ठीक है, व्यापार और विकास पर अंकटाड का क्या कहना देख लेते हैं। देखिए यह एक अंतर सरकारी निकाय है, ये इंपॉर्टेंट है, तो पूछ लेता है एग्जाम में कि अंकटाड क्या है। तो ये है ये स्थायी अंतर सरकारी निकाय है। क्या है? स्थायी अंतर सरकारी निकाय है। अंतर सरकारी है, ध्यान रखिएगा, स्थायी अंतर सरकारी है, जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी। तो अंकटाड स्टैब्लिश हुआ था 1946 में। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड पूरा नाम है, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अंकटाड का कार्य विकासशील देशों के विकास के अनुकूल एवं उनके एकीकरण को विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ावा देना। जो भी वो डेवलपमेंट कर रहे हैं उनको इंटीग्रेट करना, उनको एकीकृत करके उनको जो है जो विश्व अर्थव्यवस्था है उसमें जो है बढ़ावा देना। इसका मुख्यालय कहाँ पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। मातृ मृत्यु दर में अनुपात, ये हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मातृ मृत्यु जो अनुपात में गिरावट। ठीक है, मातृ मृत्यु दर है उसके अनुपात में गिरावट दर्ज की गई है। तो देखिए अभी रिसेंटली रजिस्ट्रार जनरल प्रतिदेश जो पंजीकरण कार्यालय में भारत में 2016 से 18 में मातृ मृत्यु दर में एक बुलेटिन जारी किया गया है 16 से 18 तक के लिए। ठीक है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट पे। ठीक है, मातृ मृत्यु दर को मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट कहा जाता है। ठीक है,
अब मेन जो है पॉइंट्स है वो क्या है, भारत में जो मैटरनल मॉर्टेलिटी है उसमें भारी गिरावट दर्ज की गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में मैटरनल मॉर्टेलिटी में ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है। शिशु मृत्यु दर में भी याद रखिएगा, उसमें भी गिरावट है। मातृ मृत्यु दर में भी गिरावट है। यह दर 14-16 में 130 थी, 14 और 16 में 130 थी, और ये जो है अभी 15 और 16 में 122 से घटकर 16 और 18 में 113 रह गई है। पहले 14 से 16 में 130 थी, 15 से 17 में 122 थी, और अभी जो है 16 से 18 में 113 रह गई है। ये जो है ये इन्फॉर्मेशन है वो रजिस्ट्रार जनरल प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली के कार्यालय द्वारा 16 और 18 की समयावधि के में भारत की मातृ मृत्यु दर में जो है जारी विशेष बुलेटिन में ये मिला है। अब देखिए क्या है, मैटरनल जो मॉर्टेलिटी का मुख्य जो संकेतक है उनमें से जो है MMR मातृ मृत्यु दर की व्याख्या प्रति एक जीवित शिशु पर होने वाली मातृ मृत्यु के आधार पर है। ठीक है, प्रति जितने बच्चे जीवित हैं, जीवित शिशुओं पर होने वाली उसमें जो है मातृ मृत्यु दर कितनी है उसको आधार बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्थापित 3.1 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं उसके उद्देश्य से 3.1 जो के स्थापित 3.1 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो एम है वो क्या है, वैश्विक ग्लोबल लेवल पे जो मैटरनल मॉर्टेलिटी है उसको घटाकर प्रति 1 लाख जीवित प्रसव पर मातृ मृत्यु की संख्या 70 से नीचे लाना है। तो क्या है ये मातृ मृत्यु दर, जो 1 लाख जीवित बच्चे हैं उनमें जो है कितनी माताओं की मृत्यु हो जा रही है। ठीक है, जीवित बच्चों पे 1 लाख जीवित बच्चों पे कितनी माताओं की मृत्यु हो जा रही है। तो हमारे इंडिया में देखिए 1 लाख पे जो है 113 हो रही है अभी, और जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है उसके अकॉर्डिंग 70 से नीचे आनी चाहिए। ठीक है, एक लक्ष्य है ये। अब इस बुलेटिन के अनुसार क्या है, भारत के विभिन्न राज्यों में मातृ मृत्यु का अनुपात किस प्रकार है देख लेते हैं। आसाम में 215 बहुत ज़्यादा है, आसाम में ठीक 215 है सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद बिहार में 149 है, मध्य प्रदेश में 173 है, और छत्तीसगढ़ में 159 है, उड़ीसा में 150 है, राजस्थान में 164 है, और यूपी में 197 है। तो यूपी में भी बहुत ज़्यादा है। आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, वो आसाम में है। सॉरी ठीक है, सबसे ज़्यादा आसाम में है। और अगर एमपी का कोई पेपर दे रहा है तो एमपी का ध्यान रखिएगा 173 173 है, बिहार का 149 है। ठीक है ना, बिहार का 149 है, एमपी का 173 है, और असम का सबसे ज़्यादा है 215, उत्तर प्रदेश का 197 है, 197। ठीक है, 197 उत्तर प्रदेश का है। देश के दक्षिण प्रदेशों की निम्न मातृ मृत्यु अनुपात दर्ज की गई। साउदर्न जो स्टेट्स है हमारे, वहाँ पे मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट कम, जैसे आंध्र प्रदेश में 65 है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में जो एसडीजी का गोल है उससे भी कम है। तेलंगाना में 63 है, कर्नाटका में 93 है, केरल में 43 है, और तमिलनाडु में 60 है। तो सबसे ज़्यादा आसाम में है और सबसे कम जो है आपका केरल में। आसाम में क्या है 200 जो है आपका 15 है, और केरल में आप देखिए 43 है। ठीक है, 43 यहाँ पे। अब देखिए जो मातृ मृत्यु उस क्षेत्र के में महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य का एक परिचायक है। ठीक है ना, तो जो है ये जो है विमेंस के हेल्थ से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा है डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट परियोजना क्या है। ठीक है, तो देखिए नीति आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच, ठीक है, इंटरनेशनल जो परिवहन मंच है, ट्रांसपोर्टेशन जो फोरम है के सहयोग से 24 जून 2020 को डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है, नीति आयोग ने लॉन्च किया है, याद रखिएगा नीति आयोग ने लॉन्च किया है इंटरनेशनल कार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। ठीक है, यह परियोजना भारत में कम कार्बन परिवहन के प्रणाली को बढ़ावा देगी। ठीक है, तो कार्बन जो है का यूज़ कम हो, उस ऐसी जो है परिवहन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को जो है उनको सपोर्ट किया जाएगा, जो कार्बन का जो है कार्बन को कम जो है पोल्यूशन क्रिएट कम करती हूँ, कार्बन का निष्पादन कम करती हूँ। तो ऐसे जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो है डेवलपमेंट इंडिया में होगा। ये नीति आयोग का एक जो है योजना है। देखिए परियोजना का मेन एम क्या है, इसमें क्या है, देश में जलवायु और जलवायु परिवर्तन से संबंधित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, क्योंकि देखिए पेरिस जो है क्लाइमेट जो समिट हुई थी तो उसमें भी जो है जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें जो है कार्बन का जो है और भी जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन उसको कम करने की प्रतिबद्धता भारत ने जताई है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें अपने जो है डोमेस्टिक लेवल पे हमें धीरे धीरे कार्बन के कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा। सरकार के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए काम करना आवश्यक है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है,
जो गैसेस जो है, बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं जो हमारे घर की बहुत सारी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना, जैसे एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, तो उनसे भी कुछ गैसेस निकलती हैं जो ग्रीन हाउस गैस का काम करती हैं, हमारे इन्वायरमेंट को वो गर्म कर देती हैं, ठीक है, जो हमारा जो हवा है, ठीक है ना, उसको जो है गर्म कर देती हैं। तो उनको जो है कम करना बहुत ही ज़रूरी है। इस परियोजना के माध्यम से एक मूल्यांकन ढांचा तैयार किया जाएगा। अब इन्हीं सब गैसों की वजह से क्या होता है, ओजोन लेयर डिप्लीशन भी शुरू हो जाता है। हमारा जो ओजोन लेयर है O3 है, उसका एक लेयर बना हुआ है स्ट्रेटोस्फीयर में और ट्रोपोस्फीयर में, तो उसमें क्या होता है कि छिद्र बन जाता है, बहुत बड़ा सा होल बन जाता है, जिसके थ्रू जो यूवी रेज होते हैं वो डायरेक्टली ह्यूमन बींग्स के जो है कांटेक्ट कर लेते हैं और जो है कैंसर और बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती है। हमारे इन्वायरमेंट को डायरेक्टली नुकसान पहुंचता है, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जो जीव जंतु हैं, ठीक है ना, तो इन लोगों को भी बहुत नुकसान पहुंचता है। तो इसलिए इसको कम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस परियोजना के माध्यम से एक मूल्यांकन ढांचा तैयार किया जाएगा जो भारत में परिवहन उत्सर्जन के लिए बनाया जाएगा, ठीक है, किसके लिए, भारत में परिवहन उत्सर्जन के लिए बनाया जाएगा। यह ढांचा सरकार की वर्तमान और भविष्य के परिवहन चुनौतियों पर विस्तृत रूप से इनपुट प्रदान करेगा। जो हमारा जैसे कोई परिवहन चुनौतियाँ, जो परिवहन ढांचा है सरकार का, उस पे जो है क्या करेगा, अपना इनपुट प्रोवाइड करेगा कि ये जो अभी प्रेजेंट में जो परिवहन जो चल रहा है, जो कंडीशन है, और फ्यूचर में भी जो प्लानिंग होने वाली है, क्या वो इन्वायरमेंट के साथ सस्टेनेबल है, तो ये ढांचा ये प्रोवाइड करेंगे। और देखिए, हाँ, जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से संबंधित है, तो परियोजना के जो परिणाम हैं उनके आधार पर भारत में कम कार्बन परिवहन प्रणाली की ओर एक मार्ग बनाया जाएगा, ठीक है। अब DTEE प्रोजेक्ट क्या है, देखिए, डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट पहल DTEE परियोजना का एक हिस्सा है, और DTEE का पूर्ण स्वरूप डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज है। क्या है DTEE, डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज है, ठीक है। अब DTEE जो है ITF की एक परियोजना है, ITF की एक परियोजना जिसके तहत भारत के अलावा बहुत सारी और कंट्रीज जो शामिल है, कौन कौन सी, अर्जेंटीना, मोरक्को और अजरबैजान भी प्रतिभागी है। 3 कंट्रीज एक्सेप्ट इंडिया ये भी शामिल है इसमें, ठीक है। कौन कौन सी है, भारत, अर्जेंटीना, मोरक्को और अजरबैजान। भारत, अर्जेंटीना, मोरक्को एंड अजरबैजान, ठीक है। DTEE परियोजना के तहत ITF का लक्ष्य क्या है, कई जो है परिवहन क्षेत्रों और परिवहन संसाधनों के लिए डीकार्बोनाइजिंग परिवहन प्रणाली के लिए एक सामान्य मूल्यांकन ढांचा तैयार करना है। आप एकदम सिंपली समझ लीजिए, डीकार्बोनाइजिंग मतलब कार्बन का उत्सर्जन किया जा रहा है, डीकार्बोनाइजिंग मतलब उसके उत्सर्जन को कम करने के लिए एक परिवहन प्रणाली बनाना, उसी पे जो है उसका मूल्यांकन ढांचा तैयार करना। यह फ्रेमवर्क भाग लेने वाले देशों की इनपुट और डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट में उनके विशिष्ट मॉडल के आधार पर बनाया जाएगा। अब इंटरनेशनल मंच ITF परिवहन नीति के मुद्दों के लिए एक थिंक टैंक है। तो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम, क्या है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम, ये जो है परिवहन नीति के मुद्दों के लिए एक थिंक टैंक है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय पेरिस में, फ्रांस में है। एक अंतर सरकारी संगठन है, क्या है ये, अंतर सरकारी संगठन है, ठीक है। अब देखिए, भारत में ये हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट हमारा भारत में कम होती गरीबी, तो इंडिया में जो है गरीबी जो है कम होते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो अब क्या है, UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम तथा ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल के द्वारा हाल में ही बहुआयामी गरीबी संबंधी रिपोर्ट जारी किया गया है, ठीक है। तो किसने जारी किया है, UNDP, अभी हमने कई बार देख लिया इसको, UNDP ने और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल ने, ठीक है, ये दोनों ने मिलकर जारी किया है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो देखिए, रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या हैं, रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या हैं, हाँ देखिए, इसमें 4 देश रिपोर्ट में बताया गया है कि 4 कंट्रीज हैं, जो अर्मेनिया, भारत, निकारागुआ और मैसेडोनिया, ठीक है। मैसेडोनिया वही जहाँ से अलेक्जेंडर था, ठीक है। तो देखिए, अब 4 देश कौन से, अर्मेनिया, भारत, निकारागुआ और मैसेडोनिया ने अपने वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक को आधा करने में सफलता पाई है, ठीक है। वैश्विक, हाँ देखिए, इसमें अर्मेनिया, भारत, निकारागुआ और एवं उत्तर मैसेडोनिया में अपने वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक को आधा करने में सफलता पाई, मतलब 50% इन्होंने जो है डिक्रीज कर लिया। किसने इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। अर्मेनिया, भारत, अब देखिए ऐसे याद कर लिए, मैसेडोनिया और भारत का तो पुराना जो है संबंध है ही, ठीक है। जो अलेक्जेंडर था वो भारत में आया था, तो मैसेडोनिया और भारत, और साथ में निकारागुआ और अर्मेनिया, ठीक है। अर्मेनिया और निकारागुआ, ये 4 जो है ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में जो है उसको आधा करने की
50% जो है डिक्रीज कर दिया है गरीबी को। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है, रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2005-6 से लेकर 15-16 तक 27.3 करोड़ लोगों को गरीबी के दायरे से बाहर निकाला है। ठीक है, कितने लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल मत भूलिएगा, 27.3% लोगों को गरीबी के दायरे से बाहर निकाल दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इस दौरान किसी भी देश में गरीबी की संख्या में सर्वाधिक कमी जो है ये जो है दर्ज की गई है। अब बहुआयामी गरीबी, ये सब हमने देख लिया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए मल्टी डायमेंशनल जो गरीबी है वो दैनिक जीवन में लोगों के द्वारा अनुभव किए जाने वाले विभिन्न अभावों को समाहित करती है, जैसे किसी का स्वास्थ्य खराब हो, शिक्षा में कमी है ना, जीवन स्तर में अपर्याप्तता, काम की खराब गुणवत्ता, हिंसा का खतरा और ऐसे क्षेत्रों में रहना जो पर्यावरण के लिए खतरनाक है। तो ये सब याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेगा कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स किन किन जो है पिलर्स पे जो है खड़ा है। अब देखिए इसके अलावा 14 देशों ने भी अपने उप प्रादेशिक क्षेत्रों में बहुआयामी गरीबी को कम किया है। 14 जो है कंट्रीज ऐसी हैं जो अपने उप प्रादेशिक क्षेत्रों में भी उन्होंने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को कम किया है। भुखमरी संबंधी जो है क्या है, भुखमरी संबंधी संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट क्या है ये, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने के घटक द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, क्या है ये, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन ने अपनी भुखमरी संबंधी रिपोर्ट, ठीक है, भुखमरी संबंधी रिपोर्ट प्रकाशित की है। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में अल्प पोषित लोगों की संख्या 2004-05 से 24.94 करोड़ से घटकर 17-18 में 18.22 करोड़ हो गई है। ध्यान रखिएगा, भुखमरी जो कौन ये किया है, संयुक्त राष्ट्र के घटक है, एक संयुक्त राष्ट्र संघ के घटक, क्या नाम है, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। उन्होंने अपनी भुखमरी संबंधी रिपोर्ट में भारत में अल्प पोषित लोगों की संख्या भारत में अल्प पोषित लोगों की संख्या 2004-05 में 24.94 करोड़ थी, उससे घटकर जो है 17-18 में 18.92 करोड़ रह गई है। यानी कि अल्प पोषण जो था हमारे यहाँ, उनके लोगों की संख्या घट रही है, अब लोग पोषण प्राप्त कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब मेन जो पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। देखिए इसमें प्रतिशत के हिसाब से देखें तो भारत की कुल आबादी में, अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखें तो इंडिया की कुल आबादी में जो है अल्प पोषण की जो व्यापकता है वो 2004-06 में 21.7% से घटकर 17-18 में 14% हो गई है। ठीक है ना, किसके हिसाब से देखें, अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो पहले 21.7% लोग थे 4 और 6 के जो है उसमें, और 17-18-19 में अगर हम देखें तो 14% हो गई है, काफ़ी जो है डिक्रीज किया है परसेंटेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखिए रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दो उप क्षेत्रों जिनमें अल्प पोषण में कमी देखी गई है वो है उप क्षेत्र कौन कौन से, पूर्वी और दक्षिण एशिया में। वहाँ जो महाद्वीप हैं कि दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं चीन और भारत। ठीक है, कौन कौन से महाद्वीप, देखिए जो एरियाज है वो पूर्वी और साउथ मतलब ईस्टर्न और साउथ एशिया में भारत और चीन में जो है जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वहाँ पे अल्प पोषण में कमी दिखी है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि ईस्टर्न और साउथ एशिया में भारत और चीन दो ऐसे बड़े देश हैं, बड़ी अर्थव्यवस्था हैं जहाँ पे जो है जो अल्प पोषण है उसकी कमी आई है। अब देखिए इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन, ठीक है, यूएन के जो है खाद्य और मतलब फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय कृषि पोषण, ठीक है, तथा यूनिसेफ ने मिलकर तैयार किया। तो याद रखिएगा ये जो रिपोर्ट किसने तैयार किया है, FAO जो हमारा आपका खाद्य और कृषि संगठन ने। ठीक है, खाद्य और कृषि संगठन ने, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष ने, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, और थर्ड हमारा यूनिसेफ ने मिलकर तैयार किया है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में 5 साल से कम आयु के बच्चों में बौनेपन की समस्या भी 2012 में 48.8% से घटकर 19 में 34.7% है। तो स्टंटिंग, चाइल्ड स्टंटिंग मतलब जो बच्चा है वो जो है बौना हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलती। तो 2012 में ये लगभग आप समझ लीजिए 50%, जिसको 48.8% था, और अभी ये 34.7% हो गया, तो कुछ डिक्रीज हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक मोटापे से ग्रस्त होने वाले वयस्कों की संख्या 12 में 2.52 करोड़ थी और 16 में ये बढ़कर 3.45 हो गई। तो जो मोटापा है वो बढ़ा है क्योंकि न्यूट्रिशन लोग नहीं ले रहे हैं, वो न्यूट्रिशन की जगह पे वो जंक लेते हैं, तो उनकी बॉडी वो भी उसको भी जो है कुपोषण ही कहते हैं। जो लोग मोटे हैं उनको भी कुपोषण ही कहते हैं। तो ये जो है मोटापा है वो बढ़ गया है हमारे इंडिया में। ठीक है, तो ये चीज़ है।
अब जो नेक्स्ट हमारा है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। क्या है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट? देखिए 2020 में विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट GEP के कौन जारी करता है? ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है। तो इसमें क्या है? इसमें भी गरीबी की बात की गई है। देखते हैं। देखिए जो है कोविड-19 के बढ़ते प्रसार और तबाह होती अर्थव्यवस्था, ठीक है, जो ग्लोबल जो कोविड-19 है उसका जो है एक्सपेंशन और हमारी जो इकोनॉमी पे उसका जो असर है, उससे लोगों की स्थिति का आकलन करना पता चलता है उससे कि 2020 में लगभग 60 मिलियन लोग गरीबी से नीचे की श्रेणी में आ गए हैं। ठीक है, 60 मिलियन लोग गरीबी से नीचे की श्रेणी में आ गए हैं। वाणिज्यिक ऋणदाताओं द्वारा जारी की जा रही देरी से कम आय वाले जो देश गरीब हैं उनको दलदल में और फंसते। देखिए जो वाणिज्यिक ऋणदाता हैं उनके द्वारा जो है की जा रही देरी से कम आय वाले, ठीक है, जो और कंट्रीज इनकी जो है परचेजिंग पावर, ठीक है, या फिर उनकी जो इनकम है वो कम है, तो वो जो है और ही ये जो साइकिल है पावर्टी का उसमें धंसते चले जा रहे हैं। ठीक है, अधिकांश वाणिज्यिक ऋणदाता अमेरिका, यूरोप, जापान, चीन और खाड़ी देशों जैसे उन्नत अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये जो ऋणदाता कंट्रीज हैं उनका जो है सपोर्ट नहीं मिलने से जो कंट्रीज़ हैं वो ऑलरेडी जो है कहीं करीब थी जो पावर्टी के, वो अब पावर्टी के चक्कर में बिल्कुल फंसती जा रही हैं। विकासशील देशों की स्थिति क्या है देखते हैं। देखिए उभरती हुई जो बाजार और विकासशील जो अर्थव्यवस्था, इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपमेंट इकोनॉमीज, EMDES कहते हैं इनको, ऐसे देशों में स्वास्थ्य संकट, प्रतिबंध, व्यापार, निर्यात, पर्यटन में गिरावट इत्यादि जैसे समस्याएं सामना कर रहे हैं। तो जो ऑलरेडी जो पावर्टी रिडन कंट्रीज है, जैसे हमारी जो है हो गई अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत पावर्टी है, साउथ अमेरिका हो गया, ठीक है ना, तो उनके पास तो वो प्रॉब्लम वो पूरी तरीके से फंसे जा रहे हैं। लेकिन जो कंट्रीज़ इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज़ हैं, इमर्जिंग एंड मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं, उनको भी जो है बहुत ही बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जैसे देश स्वास्थ्य जो संकट है, जो प्रतिबंध और बहुत सारे हो गए हैं, व्यापार जो बहुत कम हो गया है, निर्यात तो हो ही नहीं रहा, ठीक है ना, और पर्यटन में बहुत ज़्यादा गिरावट आ रही। तो ऐसी समस्याओं की वजह से कंट्रीज़ जो है झेल रही हैं इन समस्याओं को। अन्य बड़ी अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है? जो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, जैसे 2020-21 तक अमेरिका और चीन जैसी अर्थव्यवस्था में महामारी कि कौन सी अमेरिका और चीन जैसी अर्थव्यवस्थाएं महामारी से पूर्व की स्थिति में लौटने की संभावना नहीं है। ठीक है, इन देशों की खराब अर्थव्यवस्था का प्रभाव जो है EMDES, इमर्जिंग मार्केट, जो इमर्जिंग और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं उन देशों पर भी पड़ेगा। ठीक है, अब अगर देखिए कोविड की वजह से तो जो है वो है ही, इनका ट्रेड वॉर बहुत टाइम से चल रहा था, तो उसकी वजह से सारी कंपनी जो है ग्लोबल रिसेशन का जो है एक सामना कर रही थी। सारी कंट्रीज़ की स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं कही जा सक रही थी, लेकिन अब कोविड की वजह से सिचुएशन और जो है वो डीपन चली गई और भी ख़राब हो रही है। ठीक है, जो आयात करने वाले देशों की तुलना में निर्यात करने वाले देशों की समृद्धि दर धीमी हो गई है। जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री थी, जो इंपोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट पे जो है रिलाई कर रही थी, ऐसी जो है कंट्रीज़ का, हाँ, उनकी जो समृद्धि दर है, उनकी जो है डेवलपमेंट जो रेट है वो जो है और स्लो हो जा रही है और होने की संभावना भी है फ्यूचर में। तो आगामी 5 वर्षों के दौरान जो EMDs हैं, इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज़, ऐसे देश के वित्तीय संकट के साथ ही उत्पादन में भी लगभग 8% की गिरावट दर्ज करी जा सकती है। समझ रहे ना? तो ऐसे में उत्पादन में जो प्रोडक्शन है उसमें 8% की गिरावट दर्ज की जा सकती है। और औसत जो EMDs हैं उनके ऊर्जा निर्यातक देशों में जो तेल है, ऑयल, ठीक है, ऑयल का भी जो है कीमत के कारण जो गिरावट हुई है, ऑयल के भी क्षेत्र में जो कीमतें गिरी हैं उसके कारण उत्पादन में 11% की कमी आने की संभावना है। ठीक है, अब है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स। क्या है ये? देखिए ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप की एक रिपोर्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स, जिसमें वैश्विक आर्थिक विकास एवं संभावनाओं की जांच की जाती है और इसमें उभरते बाजार और विकासशील जो अर्थव्यवस्था है उन पर जो है ज़्यादा फोकस किया जाता है। ये वर्ष में 2 बार जनवरी और जून में जारी की जाती है। ठीक है, तो याद रखना है आपको क्या कि ये जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट है वो वर्ल्ड बैंक जारी करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है भारत सरकार ने विश्व बैंक समूह के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो विश्व बैंक समूह के साथ किस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं भारत ने, हम देख लेते हैं।
देखिए 29 जून 2020 को भारत सरकार और विश्व बैंक ने तमिलनाडु, कहाँ पे, तमिलनाडु के शहरी गरीबों की किफ़ायती आवास, किसको, तमिलनाडु, इम्पॉर्टेंट है ये, स्टेट पूछ लेगा कि कौन से स्टेट के लिए जो है भारत और वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने जो है सहयोग किया है। तो ये तमिलनाडु में शहरी गरीबों को किफ़ायती आवास प्रदान करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया। जो जो सिटीज़ में जो गरीब लोग रहते हैं उनको जो है उनको छत प्रोवाइड करने के लिए, उनको घर प्रोवाइड करने के लिए ये समझौता किया गया है। ठीक है, तो ये समझौते के अंतर्गत 2 परियोजनाएं हैं। पहला तो क्या है, तमिलनाडु आवास क्षेत्र सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम, पहला तमिलनाडु आवास क्षेत्र सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम, और दूसरा क्या है, तमिलनाडु आवास और आवास विकास परियोजना। तमिलनाडु आवास और आवास विकास परियोजनाएं, दोनों परियोजनाओं के साथ जो वर्ल्ड बैंक समूह है उन्होंने ऋण शाखा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD द्वारा प्रदान किया गया है। तो वर्ल्ड बैंक जो फंड दिया है वो किसके थ्रू दिया है, IBRD के थ्रू दिया है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इस ऋण की परिपक्वता 20 वर्ष है। ठीक है, तो ये जो है ऋण की परिपक्वता भी जान लीजिए 20 वर्ष है। और कौन से स्टेट के लिए जो है ये ऋण लिया गया है, ये जो है तमिलनाडु। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय रोजगार नीति, नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी क्या है। 18 जून 2020 को श्रम मंत्रालय ने प्रस्तावित जो राष्ट्रीय रोजगार नीति NEP, नेशनल जो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है, किसने किया है, श्रम मंत्रालय ने। ठीक है, को फास्ट ट्रैक पर करने का निर्णय दिया है। इसका क्या है उद्देश्य, ये है कि देश के 500 मिलियन कार्यबल की औपचारिकता है और जिसमें प्रवासी शामिल हैं, ताकि जो उद्देश्य क्या है, 500 मिलियन कार्यबल वर्कफोर्स की औपचारिकता है और जिसमें प्रवासी शामिल है, ताकि जो सामाजिक सुरक्षा और नौकरियों को सुनिश्चित किया जा सके। तो ये जो है किसने किया है, श्रम बल ने किया है, नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है ये। ठीक है, यह जो नीति है वो रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है कि रोजगार को कैसे सृजित कर सकते हैं, जिससे कोविड-19 महामारी द्वारा प्रस्तुत की गई चुनौतियों और व्यवधानों को ध्यान में रखते हुए उनका क्रियान्वयन किया जा सके। जो भी प्रॉब्लम्स हुई, जिसकी भी जॉब छूटी हैं, ठीक है ना, जो लोग जो है और इस साइकिल में फंसते गए हैं, तो उनको जो है बाहर निकालने के लिए और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए ये जो है किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए नए उद्यमों और उद्योगों को आकर्षित करना। ठीक है, नए जो है रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए उद्यमों को और उद्योगों को आकर्षित करना, मौजूदा कार्यबल के कौशल को बेहतर बनाना, मतलब स्किल, देखिए वर्कफोर्स तो बहुत है लेकिन क्या है, स्किल नहीं है उनके पास। ठीक है, स्किल नहीं है तो उनको जॉब पाने में और भी समस्या होती है। ठीक है, क्योंकि वर्कफोर्स तो बहुत ज़्यादा है और उतनी हमारे पास जॉब ही नहीं है। आप सोचिए हर कोई जो है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता है, तो इतनी सारी पॉपुलेशन है, क्या उतनी सीट्स होती हैं, उतनी सीट्स कभी नहीं होती है। सारे डिपार्टमेंट्स को अगर हम जो है ऐड कर ले तो उतनी सीट्स कभी नहीं होती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि अगर जो है कोई इस फील्ड में आया है तो उसको बहुत ही ज़्यादा जो है एफोर्ड करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग तो हर कोई एग्ज़ाम ही दे रहे हैं सभी लोग। ठीक है ना, अब ये यहाँ पे हालांकि ये गवर्नमेंट के नहीं, हर तरीके के जो है बात कर रहे हैं ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की, लेकिन अगर इन जनरल देखें तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, ठीक है ना, तो सबको जो है कुछ ना कुछ उसके पास स्किल होना चाहिए ताकि वो एम्प्लॉयमेंट ले ले। ऐसे ही जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी यही होना चाहिए कि कुछ अलग जो है वो कर पाएँ, चाहे वो टाइम ज़्यादा दे रहे हों या फिर वो कुछ अलग तरीके से उसको कर रहे हों, है ना। उनको अपने को स्किल्ड बनाना होगा अगर जो है किसी फील्ड में उनको एम्प्लॉयमेंट लेनी, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत है। ठीक है ना, देखिए राष्ट्रीय रोजगार नीति लाने का प्रस्ताव 2008 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन द्वारा। तो राष्ट्रीय रोजगार नीति का जो है प्रस्ताव 2008 में लाया गया था, जो पूर्णतः सफल नहीं हुआ। अब देखिए भारतीय जो अर्थव्यवस्था हमारी है वो कोविड-19 के महामारी के पहले मंदगति से ऑलरेडी चल रही थी, क्योंकि ग्लोबल रिसेशन चल रहा था, तो हमारी भी अर्थव्यवस्था बहुत मंदगति से चल रही थी। लेकिन इस महामारी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मंदी में ढकेल दिया है। ठीक है, जो है बिल्कुल मंदी में चल रही है हमारी अर्थव्यवस्था। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग CMII इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े के अनुसार अप्रैल और मई 2020 में लॉकडाउन के दौरान रोजगार दर जो है, देखिए सोचिए रोजगार दर देखिए कितनी है इंडिया में, सिर्फ 23.5% लोगों को रोजगार मिला हुआ है, सिर्फ 23.5% लोगों को। तो ये चीज़ है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, जो है अर्थव्यवस्था टिप्पणियाँ। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था टिप्पणियों को हम कवर करेंगे और ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर जो है हमारा आएगा आर्थिक समीक्षा 2019-20, इसकी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हम कवर करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।